हेलो। देखो बायोटेक में ना, यहाँ पर अगर आप बायोटेक का चैप्टर देखोगे तो कुछ रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उनको मैंने कवर किया है। ओके, रिप्रोडक्शन में जो हम लोग डिफरेंट तरह की तकनीकी को यूज़ करते हैं वो यहाँ पर मैंने कवर किया है। अब किस तरह के रिप्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे ज़रा देखना। पहले तो कुछ चीज़ें हैं, ज़रा समझ लो बेसिक कंसेप्ट के लिए। जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में कह लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जो भ्रूण का निर्माण होता है उसके बारे में। सो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, द फर्स्ट पार्ट। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस पहली चीज, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं IVF, ठीक है। तीसरा जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तीसरा जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और होता है जिसको हम कहेंगे सरोगेसी बिल। सरोगेसी बिल, देखो बच्चों, ये वैसे तो बायोटेक से लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मैं बायोटेक में ही लिखता हूँ तो बायोटेक में ही पढ़ाता हूँ। अभी जबकि बायोटेक में देखो अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, या हम ट्विंस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्लोनिंग पे बात करेंगे, स्टेम सेल पे बात करेंगे, काफ़ी चीज़ों पे अभी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। पहले इन चीज़ों को सड़क कर लेते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब मम्मा की बॉडी के अंदर जब एक जाइगोट बनता है, वहां से लेके एक पूरा बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखो कैसे ये चीजें होती हैं, इनको थोड़ा समझना, फिर मैं आपको समझाता हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी का। बहुत ही आसान है। कुछ फैक्ट्स हैं जिसके लिए मैं आपसे बोलूंगा आप बुक पे जाओ, और कुछ बॉक्सेस है मैं खुद खोल के आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चलना है। देखो, जनरली जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, CA, ठीक है। जनरली जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या है, सुनो बच्चों, होता क्या है। देखो, एक तरफ फादर हो गए, है ना, एक तरफ फादर हो गया, ठीक है, एक तरफ मदर हो गया, मदर हो गया, ठीक है। होता क्या है बच्चों, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये दोनों चीजें बता रहा हूँ, फाइन। देखो, फादर की तरफ से क्या होता है कि मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, ठीक है, लाखों की संख्या में स्पर्म्स आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। तो फादर की तरफ से लाखों की संख्या में, कहते हैं ना, शुक्राणु आते हैं। मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो पिताजी की तरफ से मिलियंस की संख्या में स्पर्म्स आते हैं, लेकिन मम्मा की तरफ सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फंक्शनल एग आता है। ओनली वन फंक्शनल एग आता है, कहाँ, मम्मा की तरफ से, याद रखना। तो पापा की तरफ से मिलियन ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, बट फ्रॉम मम्मा साइड ओनली हैव अ वन फंक्शन। का पता है, किसी लेडी में जो पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, लगभग लगभग जो एक मंथ का होता है, उस फीमेल में एक ही एग आते हैं। अगर मान लो कोई लेडी है जो करीब 14-15 साल में जाकर उसके मेंस्ट्रुअल शुरू होते हैं, और करीब 44-45 साल में जाकर खत्म होते हैं, यानी पूरे 30 साल आप कह सकते हो एक फीमेल होती है जो फर्टाइल होती है, और एक साल में लगभग हो जाते हैं 12 महीने। तो 30 साल का मतलब होता है लगभग लगभग 360 महीने, यानी एक फीमेल में पूरी जिंदगी में लगभग 360 एग ही बनते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग टू अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, सोचने की बात है ना। यानी हमारी मम्मा के अंदर, हम सबकी मम्मा के अंदर पूरे जीवन में सिर्फ 360 एग ही बनते हैं। फिलहाल उस पर बात करने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। मिलियन ऑफ द स्पर्म्स में से एक ही एक फ्यूज करता है, तो बच्चा बनता तो एक ही जाइगोट है, बनता तो एक ही जाइगोट है। तो यहाँ पर जाइगोट एक ही बनता है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, जाइगोट जो होता है वो एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड और रिडिवाइड होता है। 1 से 2 सेल होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, 16, इस अवस्था को हम कहते हैं मारुला अवस्था। इस अवस्था को हम कहते हैं मारुला अवस्था। और मारुला अवस्था तक किसी बच्चे को बढ़ने में लगभग लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। यानी कोई बच्चा जो होता है 2 दिन में, 1 दिन में मारुला अवस्था तक वृद्धि कर जाता है ना, छोटे से मांस का टुकड़ा, एक मसल टिश्यूज। और धीरे धीरे यही डिवीजन और आगे बढ़ता है 30 to 64,
128 से लेकर 256 सेल स्टेज तक, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला स्टेज को ही आप ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, इसी को आप ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं। तो आइदर यू कॉल देम एज अ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। यानी कहने का मतलब है कोई जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जब हम मम्मा की बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, धीरे धीरे यहाँ तक आते थे, करीब 4 से 5 दिन या फिर प्लस माइनस 1-2 दिन कर लो, हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इतने छोटे से मास ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, अब सुनो, यानी छोटा सा मस का टुकड़ा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब यही सेल धीरे धीरे और डिवाइड होता है, 512, 1024 इस तरह का। इसको हम कहते हैं गैस्टुला स्टेज, इसको हम कहते हैं गैस्टुला स्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस्टुला स्टेज। सो मारुला हो गया, ब्लास्टुला हो गया, गैस्टुला हो गया, ये हो गया। अब गैस्टुला स्टेज के बाद यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक सेल का टिश्यूज पूरा बन गया है, तो समझो ऐसे है ना, कुछ ऐसे मान लो है ना। फिलहाल हम बायोलॉजी में नहीं घुस रहा है, मुझे साइंस एंड टेक में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक हाथ लेकर और मैं इसको दबा दूं तो सारी चीजें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, इनका शेप। और उसको पता धीरे धीरे डिफरेंट लेयर्स आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये देखो, इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। जब इसको दबा दोगे बच्चा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। गॉट इट? कुछ इस तरीके का शेप हो जाता है। और पता है इसमें धीरे धीरे कुछ लेयर्स आ जाते हैं। जैसे एक एक्टोडर्म आ जाता है बाहर की तरफ, एक मीजोडर्म आ जाता है जो बीच की तरफ, और एक अंदर की तरफ आ जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ देखो, अगर इस पूरे पिक्चर को मैं यहाँ से उठाऊं, ठीक है, इस पूरे पिक्चर को मैं यहाँ से, यानी कहने का मतलब है यहाँ की अवस्था को, ये देखो, ये मान लो ये पूरा का पूरा बच्चा ये हो गया, और एकदम ये जो अवस्था है कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, देखना अभी है ना, ये पूरा का पूरा सेल और टिश्यूज है, 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 और ये आपका बन गया पूरा का पूरा ये अवस्था। ये पूरा का पूरा हो गया ये अवस्था। इसमें बाहर वाले को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को कहते हैं मीजोडर्म, और नीचे वाले को कहते हैं एंडोडर्म। ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये हो गई 3 चीजें। ठीक है, अब सुनो, एक्टोडर्म, ये मारुला गैस्ट्रुला के बाद ये 3 डिफरेंट लेयर बन जाते हैं, जानते हो। ये इसके बाद की अवस्था होती है ना। ये 3 जो जर्म, इनको हम 3 जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। इनको बच्चा हम 3 जर्म लेयर या 3 जनरेटिव लेयर कहते हैं। ठीक है, इनको हम 3 जर्म लेयर या जनरेटिव लेयर कहते हैं। ये एक्टोडर्म ही होता है जो आगे चल के आपकी स्किन बनाता है, इस तरह के और भी ऑर्गन बनाता है। मीजोडर्म आपके लीवर बनाता है, आपकी किडनी बनाता है, आपका लंग्स बनाता है, इस तरह की चीजें बनाता है। एंडोडर्म आपका ब्लड वेसल्स बनाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स बनाता है, आर्टरी वेन्स बनाता है। इसके अलावा और इस तरह करते 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 होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस तरह करते करते पूरा का पूरा एक बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। ये धीरे धीरे एक 3 किलोग्राम का बच्चा बनकर तैयार हो जाता है। यानी सीधे मैंने आपको समझा दिया कि जाइगोट से लेकर और पूरा एक जीवन बनने का जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है, 9 मंथ और 6 और 7 डेज में ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो 9 मंथ और 6 और 7 डेज में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसको ध्यान रखना। इस तरीके से हमारा होता है बच्चा एम्ब्रियोजेनेसिस या नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस। ओके, एम्ब्रियोजेन, असल में मैं बताऊं, मुझे यहाँ पर आप सबके साथ बार बार डिस्कस करना है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था को, और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था को ही मैं यूज करने वाला आपको बताऊं। क्लोनिंग के समय भी ब्लास्टोसिस्ट बोलूंगा, 3 पेरेंट्स बेबी के समय भी ब्लास्टोसिस्ट बोलूंगा, और यहाँ पे भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी के समय में ब्लास्टोसिस्ट बोलूंगा। तो अब आई एम वेरी श्योर किसी को भी ब्लास्टोसिस्ट के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद इतना ही से आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, जितने भी टेक्निकल चीजें हैं। तो पहले हम आपको लिए चलते हैं कुछ, ये तो मैंने आपको समझा दिया, पहले आपको लिए चलते हैं ये जो शब्द है ना, इस शब्द का क्या कमाल है। और कमाल की चीजें आज आप देखो तो आपके शहरों में इन विट्रो क्लिनिक्स के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो मैंने एक शब्द लिखा जिसका नाम है इन विट्रो।
दूसरा एक टर्म लिखा जिसका नाम है इन वाइवो, और तीसरा एक शब्द लिखा जिसका नाम है इन सीटू। सो इन विट्रो हो गया, इन वाइवो हो गया, इन सीटू हो गया। देखो इन विट्रो जो शब्द है वो बताता है आर्टिफिशियल को, आर्टिफिशियल को, ठीक है। इन वाइवो और इन सीटू जो है वो है नेचुरल, इन वाइवो इन सीटू जो है वो है नेचुरल, ठीक है। तो इन विट्रो हो गया आर्टिफिशियल और इन वाइवो इन सीटू हो गया नेचुरल। इस शब्द को जरा समझना, इस शब्द को जरा समझना। देखो आर्टिफिशियल यहाँ पे है क्या, समझो बच्चों, होता क्या है। देखो इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इन वाइवो और इन सीटू का मतलब होता है नेचुरल। समझो असल में क्या है, मान लो, ठीक है, आपने देखा ना इन विट्रो क्लिनिक्स हर जगह लिखा है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक्स। समझना बच्चों, ऐसा है, होता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो किसी भी दंपति में, किसी भी पेरेंट्स में कोई दिक्कत आती है। अब किस लेवल पे दिक्कत आ सकती है, मान लो मम्मा की साइड से एग जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एग, या मैंने कहा चलो फादर की साइड से उसका जो स्पर्म है इज नॉट स्ट्रॉन्ग और वो फ्यूज नहीं कर पा रहा है, या मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मम्मा की बॉडी के अंदर, है ना, मान लो, और फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी जैसी दिक्कत है कि फीमेल उसको कंसीव नहीं कर पा रही है, तो किसी भी स्तर पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है बाई बर्थ हो सकता है आगे चल के खाने पीने से, या कुछ ऐसे एक्सीडेंटल से, कुछ भी हो सकता है, आपके न्यूट्रिशन वगैरह से भी। आजकल के देखो ना फीमेल वेल्स या मेल वेल्स में वो चीजें नहीं रहेगी। और वैसे भी समय के साथ जो पोल्यूशन है, फूड है, जो हमारा बिहेवियर है, हिसाब से हम लोग समय के साथ धीरे धीरे इंपोर्टेंट होते जा रहे हैं, है ना। क्या होते जा रहे हैं, इंपोर्टेंट होते जा रहे हैं। अब जरा समझो, यहां पर मैं कुछ चीजें और समझाता हूं, ठीक है। यहां पे कंसेप्ट क्या कहता है, समझो। अगर मान लो पेरेंट्स में कोई दिक्कत है तो हम आर्टिफिशियल प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, मम्मा को जो ओवुलेशन होता है उसको डॉक्टर और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करके वहां से एग निकालता है, और उस एग को और पापा की तरफ से इजैकुलेशन से आसानी से स्पर्म मिल जाता है। इसी स्पर्म अनेक को डॉक्टर मम्मा के बॉडी के बाहर, यानी आउटसाइड द फीमेल बॉडी जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, एक आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जहां स्पर्म एंड एग को, स्पर्म और एग को आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी फर्टिलाइज कराया जाता है। स्पर्म एंड एग फ्यूज आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी, स्पर्म एंड एग फ्यूज आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी, फ्यूज आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी, ठीक है, फ्यूज आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी। यानी स्पर्म और एग को हम मम्मा की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराते हैं। और एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं, जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है, किसी जमाने में क्वेश्चंस यूपीएससी में आते थे, लेकिन आज से 2 डिकेड पहले, उस जमाने में पढ़ाता भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, वेयर इज अ फर्टिलाइजेशन इनटू द मदर बॉडी। याद रखना, वेयर इज फर्टिलाइजेशन इनटू मदर बॉडी। आप ऐसे काफी बच्चे जानते हो, आज भी किसी स्टेट पीएस में आ जाता है, मम्मा की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है बच्चा फैलोपियन ट्यूब में, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो किसी भी लेडी के बॉडी के अंदर एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टू द मदर बॉडी, द आंसर इज द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, आंसर जो गया फैलोपियन। अब मान लो अगर कोई लेडी है, उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है ना, उसमें क्या है, ब्लॉकेज है। अगर किसी लेडी के फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये कंफर्म हो गया कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है, नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट, क्योंकि जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचता है तभी वहां पर जब एग होता है, एक जो हाँ रिलीज होकर आता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पे मान लो मसल से टिश्यूज भरे हैं तो वो जगह होती ही नहीं है खाली जहां पे स्पर्म एंड एग फ्यूज कर सके। ऐसे कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब बेबी यानी अ मोड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज किया जाता है, जहां पर डॉक्टर स्पर्म एंड एग को लेकर आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी फर्टिलाइज कराता है। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन जिस जमाने में पूछा गया वहां पर उन्होंने यूपीएससी ने ऑप्शन भी दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। फिर बोला गया कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। इस तरह के क्वेश्चंस देखेगा, ये चीज पूरी तरह से गलत थी। टेस्ट ट्यूब बेबी का कहने का मतलब कि भैया फैलोपियन ट्यूब नहीं है बस, तो उससे मिलता जुलता नाम रखने के लिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखा। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ बेबी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं। यह है पूरा का पूरा कंसेप्ट, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह है पूरा का कंसेप्ट जो आप ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, ये हो गया।
तो वेयर इज अ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब, और ये तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कुछ समझने में दिक्कत है। अभी मैं से कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ आया, जिस बंदे ने टेस्ट ट्यूब बनाया वो लेडी कौन थी जिसका आया, है ना, लुइस जॉय ब्राउन के बारे में। उसके 67 डेज के बाद हमारे भारत में हमारी दुर्गा बनी। बाद में चलकर आप देखो तो हर्षा का भी न्यूज में रहा है। ये चीजें क्या है, इनको थोड़े फैक्ट्स के साथ भी इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप में से हर विद्यार्थी को समझ में आ चुका है व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सुनो बच्चों, अब क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन हो गया आउटसाइड द मदर बॉडी, बहुत बढ़िया, कंडीशन जनरेट करके कर दिया, बहुत बढ़िया। अब ये जो जाइगोट बना ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो जाइगोट बना, उस जाइगोट को हम क्या करेंगे, उस जाइगोट को हम ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं सॉरी, उस लैब के अंदर जो जाइगोट बना, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे और किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डालेंगे। और जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डालेंगे तो एक जाइगोट का जो सेल है ना, एक सेल, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। ऐसे करते 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 128 से लेके 256 सेल स्टेज तक बच्चा, यानी वही जो मैंने अभी पीछे बोला था ब्लास्टोसिस्ट तक, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक हम एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को प्रयोगशाला में किसी न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्रो कराते हैं। न्यूट्रिएंट ऐसा फूड समझो, ऐसा न्यूट्रिशन समझो जहां पर जाइगोटिक सेल को फूड मिल जाता है, ऐसा समझो, और वो डिवाइड होते होते ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच जाता है। और फिर इसी ब्लास्टोसिस्ट को लेकर या तो हम अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर डालते हैं, अगर ओन मम्मा हैव नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और या तो फिर सरोगेट मदर के अंदर डालते हैं। अगर ओन मम्मा है, अगर बच्चा ओन मदर के अंदर डालते हैं तो ओन मदर का मतलब इंसिटू है, और अगर अदर लेडी को यूज कर लेते हैं, अदर लेडी यानी अदर मदर हो गई, यानी जिसको आप सरोगेट कहते हैं, तो वो इन वाइवो है। इंसिटू शब्द जो चीज जहां बनती है वहीं पर डेवलप होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये सब टेक्निकल थोड़े वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ इन विट्रो, इन वाइवो और इन सीटू को समझने में कोई दिक्कत है। तो करना क्या है बच्चा, इसी ब्लास्टोसिस्ट को उठाना है, इसी ब्लास्टोसिस्ट को उठाना है, या तो यहां ले जाना है या तो यहां ले जाना है। और यहां वाली जो लेडी होगी, आई एम वेरी श्योर सबको पता है, इसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। इसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। क्या कहते हैं, सरोगेट मदर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सरोगेट मदर, ध्यान रखना। ये हो गया आपका सरोगेट मदर, फाइन। अब यहीं पर मैं आपको कुछ देख लो, यहीं पर मैं आपको अब कुछ फैक्चुअल डेटा भी दे देता हूं। पहले आपको लिए चलता हूं सरोगेट के बारे में, और यहां पर आपको सरोगेसी बिल वगैरह पे भी थोड़ा सा बताता हूं। देखो ऐसा है कि यहां पर पहला मैं आपको बताऊं उस साइंटिस्ट का नाम जिसके समय में ये बनाया गया, 1978 में वो शख्स आता है जिसका नाम है स्टोप्टे और एडवर्ड्स। इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया, ठीक है। और जो वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बना, इसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। और ये इसी तरीके से बना, मैंने बोला उसकी मम्मा का जो था पूरा का पूरा फेलिपियन ट्यूब जो था वो ब्लॉक था, ओके। और ये जो लुइस जॉय ब्राउन बना किस कंट्री में है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, वो था यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूनाइटेड। वो आगे चलकर आपको बताऊं तो इनमें इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इनको जो नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी का एडवर्ड्स को दिया गया। एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी भी दिया गया, या ह्यूमन फिजियोलॉजी या मेडिसिन का दिया गया, नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी दिया गया, है ना, नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी एडवर्ड्स को दिया गया। और ये जो नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी है ये दिया गया 2010 में, ये दिया गया 2010 में, ठीक है, 2010 में दिया गया। और आपको एक बात और बता दूं, इससे ठीक कुछ दिन के बाद ही लगभग आफ्टर 67 डेज भारत में भी पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना, जो कि आफ्टर 67 डेज उसका नाम था दुर्गा, ठीक है। ऐसा कहते हैं लोग कि एक बंगाली साइंटिस्ट था, उसी ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है कैसे क्या हुआ कि यहां पर ये चीजें डेवलप हो गई, अब पता नहीं है क्या चीजें, कितना सच है, फिलहाल इसे मिथी मानकर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब हम आईपीआर पढ़ाते हैं आपको, भाई किसी भी तरह की कोई भी चीज
डिस्क्लोज मत करो। जब तक, जैसे मैं जब पीएचडी कर रहा था, मैंने जो काम कर रहा था, मैंने किसी भी अपने रिसर्च इंफॉर्मेशन को कहीं भी किसी के सामने नहीं दिखाया नहीं तो मेरे काम कहीं कोई और पेपर पब्लिश कर देता तो वो काम उसका हो जाता। तो वही चीज होती, जो पीछे पेपर पब्लिश करके जो प्रैक्टिकल करके पहले कर देगा उसका होगा। यहां पर नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी की बात होती है। एक यहीं पर बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज भी है जो मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा एज की लेडी है ना, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसका नाम है ना, एड्रियाना, है ना, उसका नाम है एड्रियाना, ठीक है, और पूरा नाम है एड्रियाना। अजीब अजीब सा तो भैया इन लोगों का नाम होता है आई एल, ठीक है, इसका नाम है आई ई, है ना, ILIESCU, ये है भाई इलिस्यू। अब देख लो क्या अप्रिशिएट करोगे, मैंने देखकर आपको नाम बता दिया। और ये 2004 में हुई थी, है ना, 2004 में हुआ था, और इसका एज था एट द एज ऑफ 66। तो सबसे पुरानी एज की कोई लेडी है, ठीक है, जिसके अंदर अगर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी किया गया है तो ये है एड्रियाना इलिस्यू 2004 में। Okay, the record of oldest women to give birth using in vitro fertilization and donated egg was held by Adriana Iliscu in 2004 at the age of 66। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टोप्टे और एडवर्ड के बाद, है ना। और किसको नोबेल प्राइज दिया गया? स्टोप्टे को नहीं दिया गया, स्टेप्टे की जगह नोबेल प्राइज मिला है किसको? नोबेल प्राइज मिला है एडवर्ड्स को, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा बता दिए किसके, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का भी। लेकिन यहीं पर आपको बता दूं, टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस। टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ क्या प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम विद टेस्ट ट्यूब बेबी, सो प्रॉब्लम्स विद टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, प्रॉब्लम्स विद टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहला, यहाँ पर क्या होता है, जनरली देखने में मिलता है कि मल्टीपल बर्थ होता है। व्हाट इट, मल्टीपल बर्थ होता है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है, मल्टीपल बर्थ होता है। दूसरा ये है मिक्सअप टाइप की चीजें हो सकती है। तीसरा, जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकती है। तीसरा, जेनेटिक स्क्रीनिंग भी हो सकती है। चौथा, ओवरियन। चौथा, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है ना। मल्टीपल बर्थ हो गया, मिक्सड अप हो गया, जेनेटिक स्क्रीनिंग हो गई, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। पहला है ना, ये कह लो कि डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स कर देते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस इज द बेटर वन, जेनेटिक डिफेक्ट्स है, इन्फेक्शन कर देते हैं। छठवां, एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं, कॉमर्शलाइज हो सकती है ना। ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं, दीज ऑल आर द वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है जरा समझना, मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर क्या होता है। ऐसा होता है जनरली हम क्या करते हैं, समझो जरा, ठीक है, सुनना। जनरली हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा, है ना, जनरली जब किसी भी लेडी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के थ्रू जब बच्चा कराते हैं, आप देखो आपके अगल बगल भी देखने को मिल जाएगा, तो जनरली एक से ज्यादा जाइगोट को, ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया जाता है। और जब बच्चा एक से ज्यादा ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया जाता है तो होता क्या है, किस्मत देखो उस लेडी को, दोनों के दोनों जाइगोट जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाते हैं और ट्विंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसे काफी बच्चों ने ये चीज देखी कि मैंने ही अपनी जिंदगी में, इवन जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ, विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ जरा हाथ उठाओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में या आसपास अगल बगल में ट्विंस देखा है। तो काफी बच्चे हाथ उठाते, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन होगा, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हाथ क्यों उठाते। अगली चीज मिक्सअप। अगर एक मूवी आई होगी गुड न्यूज, फिलहाल घबराओ नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो पीटेगा, गॉट इट। तो ये भी एक चीज है कि इसका स्पर्म उसके साथ, उसका स्पर्म इसके साथ, ये चीजें भी लिखी गई हैं, तो मैंने भी बोल दिया।
हाँ, यहाँ पर ये चीज और हो सकती है कि ये जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकती है, इसके डीएनए को लेकर, स्पर्म्स के उसके डीएनए को लेकर, इसमें उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। पूरी जेनेटिक स्क्रीनिंग करके यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजाइनर टाइप का कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है, जिसे कहते हैं डिजाइनर बेबी, जिसे कहते हैं बच्चा डिजाइनर बेबी। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। वही आपको लिए चलता हूं, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है? देखो ऐसा है, जब उस फीमेल की बॉडी के अंदर ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट किया जाता है, फिर बताता हूं, जब उस फीमेल के अंदर ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट किया जाता है तो ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसको अच्छी तरह से कंपैक्टेबल होना चाहिए, यानी जो यूट्रस की जो नीचे के अंदर की वॉल है ना बच्चा, उसके साथ उस ब्लास्टोसिस को अटैच होना, दोनों के बीच न्यूट्रिशन कंटैक्ट करना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी चीज के लिए आता है क्या, उस केस में फीमेल के यूट्रस में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे यूट्रस काफी हद तक स्टिमुलेट हो जाए और आसानी से ब्लास्टोसिस को अपने यूट्रस वॉल के साथ कनेक्ट करके न्यूट्रिशन की सप्लाई करे। ठीक है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करे, उसी को हम लोग कहते हैं ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसमें फीमेल की एक्चुअली देखो ऐसा होता है, जो माँ होती है ना, वो अक्सर अब वो हमेशा ही अपने बच्चे के हर स्टेप को देखती है, किस तरह से बच्चा उसकी यूट्रस कॉम की अनवॉर्म के अंदर किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, उस पर काफी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसको स्टिमुलेट करने में, इसको दिया गया ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का नाम। मतलब फीमेल कितना पेन बियर कर रही है ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। सही बात है भाई, सैल्यूट तो बनता है इन महिलाओं के लिए, है ना। इन्फेक्शंस देखो यहाँ पे होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीका है तो वही कुछ हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन नहीं है तो। अगर प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन नहीं है तो कॉमर्शलाइज क्या है, देखो ऐसा है कि इन चीज़ों को हो सकता है आने वाले समय में मतलब इस तरह की चीज़ें कि इंडस्ट्री बन जाए, कॉमर्शलाइज हो जाए, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी सही नहीं है। इनका कॉमर्शियल यूज हो रहा है, ये कॉमर्शियल यूज नहीं है बच्चा, ये मिस यूज है। इस तरह की चीजें यूज नहीं कहलाएंगी, चीजें अलग की चीजें जो है वो मिस यूज कहलाएंगी। ठीक है, अब यहीं पर लिए चलता हूं, आपको कुछ चीजें यहीं पर बता देता हूं अबाउट सरोगेसी बिल के बारे में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, अब हम लोग यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सरोगेसी बिल के बारे में। देखो सरोगेसी बिल को लेके अक्सर चर्चा रहती है, ठीक है। पुराना जो था वो 19 था, अब जाके चीजें चेंज हो गई, अब हो गया 2020। देखो 19 के बिल में और 20 के बिल में सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जो स्पेशली चेंज की गई हैं। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है, इस तरह की बातें। तो देखते हैं इस तरह के बिल में, असल में सरोगेसी बिल में टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं सरोगेसी में। देखो यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं, जरा मैं बोल रहा हूं सुनते जाना। सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो 2020 में आता है, यहां सीधे बोला जाता है क्लोज रिलेटिव ऑफ अ कपल। क्लोज रिलेटिव पहले ये था, देखो सरोगेसी बिल में जो पुराना था, पहले मैं बताता हूं, यहां पर बोला गया कि जो क्लोज रिलेटिव है ना, वो ही क्लोज रिलेटिव होगा अपने, है ना, अपने फैमिली मेंबर का ही क्लोज रिलेटिव ही होगा जो सरोगेसी के लिए जाएगा, है ना। क्लोज रिलेटिव ओनली अलाउ, है ना, ओनली अलाउ। अब यहाँ पे पंगा ये हो गया यार, अपने फैमिली मेंबर का कोई बंदा है तो ये एथिकली सही नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है ये पुराना बिल था, अब यहाँ पर बोला गया नो नॉट शुड बी, है ना, नॉट शुड बी क्लोज रिलेटिव। तो पहला हो गया क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, सुनो बच्चों, जो चेंज हुआ है उस चेंज को ही सीधे बताता हूं ना, फिर वो चीजें बता देता हूं जो कॉमन है। ठीक है, दूसरा सुनो, दूसरा क्या है, पहले बोला गया कि जो लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, किसी दूसरे के बच्चे को डेवलप कर रही है, 16 महीने तक का इंश्योरेंस कवर होगा। अब बोला नहीं 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 16 महीने नहीं, 36 महीने तक। ठीक है, जिस दिन पहले दिन ब्लास्टोसिस्ट को बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा तब से लेकर 36 मंथ्स का इंश्योरेंस कवर होगा। ये दूसरी चीज है जो इसके अंदर बात की गई है। ठीक है, ये दो चेंजेस हैं जो हुए। अब एक बात बताऊं, सरोगेसी के लिए कुछ रेगुलेटरी बोर्ड हैं जो है, सरोगेसी के लिए रेगुलेटरी बोर्ड हैं जो सेटअप हुए हैं। एक नेशनल सरोगेसी रेगुलेटरी बोर्ड होगा और दूसरा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पर होगा। असल में क्या है, ये वॉच करेगा कहीं ऐसा ना हो कि सरोगेसी के साथ किसी तरह का मिसयूज हो रहा है। ठीक है, सरोगेसी के साथ किसी तरह का मिसयूज हो रहा है और ये पनिशेबल भी है बच्चों। ठीक है, साफ सा मैं बता दूं, कॉमर्शियल सरोगेसी नॉट अलाउ,
कॉमर्शियल सरोगेसी नॉट अलाउड। नहीं तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि है ना, कॉमर्शियल सरोगेसी नॉट अलाउड, ठीक है, लोग अपना यूट्रस दे देते थे, गरीब महिलाएं होती थी, किसी दूसरे के बच्चे को डेवलप करने के लिए बदले में पैसा ले लेती थी। तो एक बिजनेस इंडस्ट्री की तरह ग्रो करा था। भारत में ये चीज बहुत ज्यादा पनप थी, गुजरात और ऐसे स्टेट में जहां पर गरीबी ज्यादा थी, वहां की महिलाओं में ज्यादा देखा गया चीज, ठीक है। बाद में हुआ ना कॉमर्शियल सरोगेसी नहीं होगा, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होगा। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हुआ, अल्ट्रुइस्टिक शब्द को ध्यान देना, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब बच्चों परोपकार, हिंदी लिखना पसंद करूंगा मैं यहाँ पे, परोपकार, है ना, इस तरह की चीजों के लिए अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब ह्यूमैनिटीज के नाम पर आप जा सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं, एथिकल जो इंडियन मैरिड कपल है, कुछ मिस्टेनियस केसेस बता रहा हूं, जरा देखना, जो इंडियन मैरिड कपल है, ठीक है ना, इंडियन मैरिड कपल, अच्छा आउटसाइडर जो है वो अलाउ नहीं है ना, इंडियन मैरिड कपल है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ और चीज देखना, ठीक है, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल्स है या इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल है ना, इंडियन मैरिड कपल, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल दूसरा, है ना। तीसरा यहीं पर आपको बता दूं, इंडियन सिंगल वीमेन, ये देखना, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है जहां पर आप फंसोगे, इंडियन सिंगल वीमेन या फिर विडोज या डिवोर्सी है, ठीक है। सिंगल वीमेन में मैं विडो या डिवोर्सी की बात कर रहा हूं, विडो या डिवोर्सी की बात कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, शुड बी द रेंज ऑफ एज 35 टू 45 के बीच में है, तो ये लोग भी सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन सिंगल वीमेन अगर वो विडो है या डिवोर्सी है, वो भी 35 से 45 ईयर्स की एज की लेडी भी सरोगेसी के लिए जा सकती है, लेकिन वहां पर उसको कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ उसमें, है ना, कुछ ना कुछ उसके पैरामीटर होंगे जो उसको फॉलो करने होंगे। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आप यहाँ पे तैयार रहना, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि असल में जो सरोगेसी है, यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में सरोगेसी बच्चा पैदा हो रहा है, वहां पर 20 ईयर्स तक उसको अपना रिकॉर्ड भी रखना होता है, 20 ईयर्स तक आपको उस हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड भी रखने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 20 साल तक वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हम लिए चलते हैं अगले कंसेप्ट्स की तरफ, ठीक है। देख लो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेन चेंजेस यही हैं, और अगर मेन चेंजेस की मशवरा और सलाह यही है तो पक्का यही दोनों टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, यही दोनों टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ओके यही दोनों टॉपिक हैं जो आपके प्रश्न यानी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा आगे चलते हैं, सुनो जरा, ठीक है। सरोगेसी बिल मैंने आपको 1920 बना दिया। अब लिए चलते हैं आपको अगले टॉपिक पे, जो टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्विंस के बारे में। किसके बारे में? ट्विंस के बारे में। ट्विंस के बाद बच्चा आएगा जिसको हम कहेंगे क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग के बाद बात होती है स्टेम सेल के बारे में। तो ट्विंस के बाद होता है क्लोनिंग के बाद होता है स्टेम सेल, और स्टेम सेल के बाद होता है 3 पेरेंट्स बेबी। 3 पेरेंट्स, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग यहीं पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी ट्विंस के बारे में, क्लोनिंग के बारे में, स्टेम सेल के बारे में, 3 पेरेंट्स बेबी के बारे में। 3 पेरेंट्स बेबी को बहुत सारे अलग नाम से भी जानते हैं। 3 पेरेंट्स बेबी को हम माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी कहते हैं, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी कहते हैं, और इसी को हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, गॉट इट। इसी को हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ट्विंस हो गया, क्लोनिंग हो गया, स्टेम सेल हो गया, 3 पेरेंट्स बेबी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, और आ गया बच्चों क्या? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इस लेक्चर में हम लोग ऊपर के 2 पोर्शन को खत्म करते हैं, ठीक है। स्टेम सेल, 3 पेरेंट्स बेबी, प्रो न्यूक्लियर, ये सारे के सारे, और कुछ टॉपिक्स और बच जाते हैं, इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि बायोटेक के सारे पोर्शंस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। बायोटेक के सारे पोर्शंस को समाप्त कर दिया जाए। चलो, अब ट्विंस और क्लोनिंग पे चलने के पहले, ठीक है, पहले ट्विंस और क्लोनिंग पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले
इसलिए मैं आपको ट्विंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी क्लोनिंग आता है तो लोगों के दिमाग में ट्विंस टाइप की साइकोलॉजी डेवलप होती है। ठीक है, पहले देखो ट्विंस और क्लोनिंग में, पहले ट्विंस में क्या होता है जानते हो? जब एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन में फादर की साइड से क्या होता है, मिलियन ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, फादर की तरफ से मिलियन ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, तो फादर की तरफ से मिलियन ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, और मदर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फंक्शनल एग आता है, केवल वन फंक्शनल एग आता है। ठीक है, मम्मा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल एग आता है, और इसके फ्यूज होने के बाद बच्चा एक ही जाइगोट बनता है। ये मान लो जाइगोट है जो कि है XY, ये हो गया जाइगोट जो कि है XY, ये हो गया जाइगोट जो कि है XY। अबे जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होता है तो एक से कितने सेल बनते हैं? 2 बनते हैं, और सबको पता है यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। ये सारी चीजें मैंने बेसिक में बताई हैं। मेरे बच्चों के बेसिक्स काफी स्ट्रांग होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी होता है। ठीक है, और यूपीएससी में हाई फाई तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, ये 1 से 2 हो गए, 2 से क्या बना बच्चा? 2 से बन गए 4, और सब में क्रोमोसोम नंबर सेम सेम, और अंत में जाके एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ठीक है, और ये हम सब एक ही जाइगोट से बनकर एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जहां पर हम सब एक बेबी के फॉर्म में डेवलप होते हैं। पर ट्विंस के केस में थोड़ा एक्सेप्शन आता है, ट्विंस के केस में थोड़े एक्सेप्शन आते हैं। क्या एक्सेप्शन आते हैं? सुनो जरा, ट्विंस के केस में एक्सेप्शन आते हैं ना, ट्विंस के केस में एक्सेप्शन जाता है। ठीक है, ट्विंस के केस में, जुड़वा बच्चों के केस में एक्सेप्शन आते हैं। देखो, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक, एक जिसको हमने बोला डाइजाइगोटिक ट्विंस, और दूसरा जिसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखना बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी इस पिक्चर्स के थ्रू। इसीलिए मैंने आपको पहले नॉर्मल कंडीशन बोला, भैया नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है देख लो। तो नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, एक ही जाइगोट बनता है, ये डिवाइड होता है, 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, सारे सेल एक साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते, और अंत में जाके एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अंत में जाके एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एक बेबी का फॉर्मेशन एक जाइगोट से, नॉर्मल कंडीशन। अब बात होता है डाइजाइगोटिक क्या होता है। देखो, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, यहां पर एक से ज्यादा जाइगोट बनते हैं। जनरली होता क्या है, मम्मा की साइड से सिर्फ एक ही फंक्शन लेगा आता है, लेकिन एक से एक्सेप्शन हो जाता है जहां पर फीमेल की तरफ से एक से ज्यादा एक फंक्शनल हो जाते हैं। और है ना इंटरेस्टिंग, अगर फीमेल की तरफ से एक से ज्यादा एक फंक्शनल हो गया, स्पर्म में तो कोई दिक्कत है नहीं, मिलियन ऑफ द स्पर्म्स आते हैं, तो भैया एक से ज्यादा फ्यूज कर जाएंगे, और एक से ज्यादा फ्यूज कर जाएंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा फ्यूज कर जाएंगे तो एक से ज्यादा जाइगोट बनेगा। यानी कहने का मतलब है, मान लो मम्मा की तरफ से बच्चा ये एक एग है, ठीक है, ये एक एग है, और मम्मा की तरफ से मान लो ये एक और एग है, यानी 2 एग बन गए, मम्मा की तरफ से 2 एग बन गए। फादर की तरफ से क्या, फादर की तरफ से स्पर्म्स जो है, एक स्पर्म ये है, एक स्पर्म ये है, और एक स्पर्म्स ये है, एक स्पर्म ये, यानी कहने का मतलब है जब एक स्पर्म एक एग से फ्यूज कर जाता है, देखो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने देखा बच्चा, जिस घर में ट्विंस होते हैं उसी घर में ट्विंस होते हैं। इसका सीधा मतलब है कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे जीन्स होते हों जिनकी मदद से ट्विंस का फॉर्मेशन होता। सुनो होता क्या, अब यहाँ पर एक से ज्यादा एक अगर फीमेल्स की तरफ से फंक्शन हो गया, स्पर्म के केस में तो कोई पंगा है नहीं, तो एक स्पर्म एक एग से फ्यूज हो जाएगा, भैया एक जाइगोट बनेगा, और एक स्पर्म से एक और एक फ्यूज हो जाएगा, एक और जाइगोट बनेगा। अब सेम समय में अगर 2 जाइगोट बन रहे हैं, सेम समय में 2 जाइगोट डेवलप करते हैं, तो सेम समय में 2 बेबी बन जाते हैं। और याद रखना, हो सकता है ये वाला स्पर्म एक्स का हो, यानी कहने का मतलब ये डॉटर हो सकता है ये वाई का हो, ये सन हो, या हो सकता है ये सन हो ये डॉटर हो, या ये हो सकता है ये सन हो ये सन हो, ये डॉटर हो ये डॉटर हो। ये हो सकती है पूरी की पूरी कहानी, ये हो सकती है पूरी की पूरी कहानी। यानी डॉटर्स, यानी कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, दोनों अलग अलग जीव है, दोनों अलग अलग जीव, यानी कहने जीव का मतलब है तो ह्यूमन, सॉरी, लेकिन दोनों अलग अलग तरह होंगे, दोनों के क्रोमोसोम्स अलग हैं तो दोनों के लुक और स्ट्रक्चर भी अलग होंगे। इसको हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पे तो आपको सेक्स भी अलग मिलेगा, हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की मिल जाए, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसको हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, अब इधर देखो,
तो डाइज़ाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सबको समझ में आ गया। डाइज़ाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो नॉन डाइज़ाइगोटिक जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। अब आपको लिए चलते हैं मोनोजाइगोटिक की तरफ। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, ये हो गया एक एक, क्या हो गया, ये हो गया एक एक, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पर्म, ये हो गया स्पर्म। होता क्या है, एक स्पर्म जब एक एक से फ्यूज होता है तो बनता है एक जाइगोट। ये क्या हो गया, ये हो गया एक जाइगोट, ये हो गया एक जाइगोट। और मैंने अभी बोला ये जाइगोट जो है वो क्या है, मान लो बच्चा ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई लड़का हो गया। अच्छा मोनोजाइगोटिक में होता क्या दरअसल ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली यहां से फिर ध्यान दो, यहां पर जब एक सेल जब डिवाइड होता है तो दो सेल, लेकिन वो जुड़ा ही रहता है, अलग नहीं होता। 4 बनते हैं जुड़े ही रहते हैं, 8 बनते जुड़े रहते हैं, और अंत में जाके पूरा बेबी जो जुड़ा हुआ सेल का आता है पूरा मल्टी सेलर, ठीक है। यहां पर एक सेल डिवाइड हुआ, इसने बनाया 2 सेल, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं, एक्स वाई। और सुनो, ये जो दोनों सेल सेपरेट हुए हैं, होता क्या है, ये अपनी तरह से डिवीजन करता है, अंत में जाके एक बेबी बनाता है ना, एक बेबी बनाता है, और ये अपनी तरह से डिवीजन करता है, अंत में जाके एक बेबी बनाता है। और सीधा बता दूं, ये वाला बेबी जो सन है और ये वाला बेबी जो सन है, दोनों एक ही तरह दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम 2 अलग अलग भाग में टूटा है। ये क्रोमोसोम सेम है बिकॉज ऑफ माइटोसिस। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए, अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया अपना बेबी बनाया, ये इंडिपेंडेंट हो गया अपना बेबी बनाया, तो दोनों बेबी पूरी तरह से 100% सेम होंगे। और इसको हम लोग कहते हैं बच्चा आइडेंटिकल ट्विंस। यहां पर दोनों बच्चों के अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करा लो 100% सेम आते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि डाइज़ाइगोटिक ट्विंस में बच्चे जो होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ये एक जनरल तरीका रहा आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों के बनने का, ठीक है, बच्चों के बनने का। ओके, इस पिक्चर से आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, डाइज़ाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। आगे लिए चलता हूं आपको, और अब लिए चलता हूं क्लोनिंग में। लेकिन क्लोनिंग के पहले आपको एक चीज और जाननी होगी, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो, देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन के 2 मोड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इधर देखो। एक जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। समझना जरा, आपके पेपर में यूपीएससी ने क्लोनिंग पर रिप्रोडक्शन को जोड़ दिया। अरे मतलब क्या यूपीएससी कमाल की चीज है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तब तो भैया आप जाओ, नहीं तो फिर वो पीछे जो बार बार मैं बोलता हूँ, अभी 100 पन्ने का एक नोट्स आएगा किसी कोचिंग का लास्ट में, करंट अफेयर साइंस टेक का, जो आपको 15 क्वेश्चन कराएगा, वही देख के चले जाना, है ना। जिंदगी भर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सब भी लास्ट के 100 पन्ना क्यों नहीं पढ़ के जाते हो। चलो, रिप्रोडक्शन एक वेजिटेटिव और एक कैटेगरी और होती है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का एक मोड हो गया वेजिटेटिव एसेक्सुअल, और दूसरा मोड होता है रिप्रोडक्शन का क्या, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सुनो, पहले बताऊं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको जनरली सुनने में मिलेगा कहां, ये आपको पौधों में मिलेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पौधों में भी मिलेगा और जंतुओं में भी मिलेगा, ठीक है। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी वेजिटेटिव पार्ट से उस प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे समझ जाओ, जैसे मैंने कहा ग्राफ्टिंग ले लो, जैसे लेयरिंग ले लो, जैसे टिलरिंग ले लो, जैसे एयरिंग ले लो, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जिसकी मदद से, ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जिसकी मदद से किसी प्लांट से हम किसी उसके, जैसे आपने रोज ले लो, तो बेस्ट है क्यों ना एग्जांपल से बताओ। रोज ले लो, रोज के प्लांट में क्या होता है, उसके तने को आप काट दो और उसको लगा दो, उससे वही रोज बनता है बच्चों। तो रोज के प्लांट से जो वही रोज बन रहा है वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग का। तो रोज के प्लांट से फिर जो रोज बन रहा है वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग का। ये ध्यान रखना, ग्राफ्टिंग। अच्छा, और इसमें जो रोज बनेगा पक्का वो क्या होगा, एक तरह का क्लोन ही बनेगा, ठीक है।
शुगर केन देखो, गन्ने को काट दो, स्टेम वाले पार्ट को फिर से लगाओ, वही शुगर केन बन जाता है, वो भी क्या हो गया, ग्राफ्टिंग। वो भी मतलब आपका एग्जांपल हो गया। आलू वालू को देखो, अदरक वगैरह को देखो, जिंजर को देखो, कट इन द वेरियस पीसेस, ईच एंड एवरी पीस इटसेल्फ डेवलप अ न्यू एंड ओरिजिनल व्हाट, जिंजर। ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरा समझो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरा समझो इसमें होता क्या है। सी हियर गाइस, ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जरा समझो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मान लो कोई फंगी है, गॉट इट, एक फंगी है, इस तरह का एक फंगी है, राइजोपस वगैरह है ना, उसके बॉडी के ऊपर से कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, स्पोरेंजिया बन जाता है, और इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टीप्लाई करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देते हैं, और फिर ये फट जाता है, और ये जो एक एक स्पोरोसाइट्स या स्पोरेंजिया होता है अलग होके एक नया ये जो बढ़ा है, ये जो आया है, क्या करेगा, ये डेवलप करके एक नया हाइफी और फंगी बनाता है। तो उसी बॉडी के पार्ट से चलकर अगर कोई चीज बनकर उसी से अलग होकर आती है, एक अलग सा एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम डेवलप होता है, इसको, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पौधों में पलता है। इस मोड को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पौधों में मिलता है। एनिमल में क्या है, एनिमल में एक काम करो, जैसे एनिमल में क्या है, अमीबा है, अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। हाइड्रा है, हाइड्रा में बडिंग है। इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ ऑर्गेनिजम्स के पार्ट जो होते हैं अलग होकर एक नई बॉडी बनाते हैं, वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। एसेक्सुअल का मतलब सेक्स नहीं है, यानी यहां पर कोई फादर या मदर नहीं है। एसेक्सुअल का मतलब बच्चा, यहाँ पर कोई सेक्स नहीं है, यानी फादर और मदर नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म उसी के बॉडी पार्ट से कोई जीव बनता है, तो ये पूरा का पूरा जो होता है बच्चा, ये क्लोनल प्रोपेगेशन कहलाता है। यही क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछा गया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक क्लोनल प्रोपेगेशन है, पेपर लगाओगे मिल जाएगा। तो ये आंसर सही था, हाँ बिल्कुल सही है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का क्लोनल प्रोपेगेशन ही है, गॉट इट, चलेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का क्लोनल प्रोपेगेशन ही है, एवरीबॉडी रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स होता है, मतलब एक तरफ पापा ले लो, एक तरफ मम्मा ले लो, इनके बीच रिप्रोडक्शन होता है, और ये मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स, मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स, मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स में एक फादर है और एक मदर है। तो मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स में एक फादर और एक मदर है, इसके फ्यूजन के बाद जो बच्चा बनता है, जो जाइगोट है, तो मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्स के बाद जो बच्चा बनता है, यहां पर जो बच्चा होता है अपने मम्मा पापा से अलग आता है। और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एग्जाम्पल हैं, अपने मम्मा पापा से बनकर आते हैं और सारे भाई बहन एक दूसरे से अलग अलग तरह के होते हैं। इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलो, आगे लिए चलते हैं। ओके, इधर देखो बच्चों, अब हम आपको लिए चलते हैं क्लोनिंग की तरफ, लेकिन क्लोनिंग पे भी ले जाने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जरा सुनो, है ना। क्लोनिंग में भी ले जाने के पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, सुनो। जो बेबी होते हैं ना, जो बेबीज होते हैं, ठीक है, जो बेबीज होते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, नहीं बता ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चलेगा। क्लोनिंग में होता है कि असल में क्या होता है कि जो बच्चा डेवलप होता है वो मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा डेवलप होता है वो मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से डेवलप होता है। अब आप बोलोगे सर मैटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो मैटरनल न्यूट्रिशन का कहने का मतलब है, मान लो इधर देखो, मान लो ये स्पर्म है, गॉट इट, ये स्पर्म है, तो स्पर्म का ये हो गया बच्चा न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, 23 क्रोमोसोम्स, और ये हो गया क्या, साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म, देखना ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया स्पर्म। वहीं दूसरी तरफ ये देखो, वहीं दूसरी तरफ ये हो गया एग, वहीं दूसरी तरफ ये हो गया एग सेल, और ये हो गया क्या, एग सेल का न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो हो गया ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब जरा सुनो होता क्या है, होता ये है कि जो स्पर्म होता है, देखो रिप्रोडक्शन के समय होता है क्या समझना, स्पर्म जो है वो यहां आता है, स्पर्म जो है वो यहां आता है, ठीक है, स्पर्म जो है वो यहां आता है, ठीक है। स्पर्म क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को एक सेल के अंदर डाल देता है, समझना,
इसका सीधा मतलब है कि पूरा स्पर्म का साइटोप्लाज्म अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है, समझना, साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेल में, जो साइटोप्लाज्म होता है जो एक सेल में, वो एक का होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्म और एक दोनों का होता है। कहने का मतलब है ये जब फादर का स्पर्म का 23 क्रोमोसोम मम्मा केक का 23 क्रोमोसोम फ्यूज करता है और जब एक सेल से जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए ये मदर का साइटोप्लाज्म होता है जो बच्चे का डेवलप करता है, ना कि पापा का, क्योंकि पापा का स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आता है, ना कि साइटोप्लाज्म। यही मैं कह रहा था, मैटरनल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड। मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ बच्चों, मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ, मैं यहां पर साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। मैटरनल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड, है ना, यानी एक साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। मैटरनल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। ओके, सो मैटरनल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। ये है पूरा का कंसेप्ट, पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं, समझो बच्चों, ठीक है। तो मैटरनल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, ये हो गया आपका कंसेप्ट, ये आपको समझा दिया। अब चलो, अब आपको ये जो जरूर समझ में आ गया कि अगर किसी बच्चे को डेवलप करना है तो मम्मा का साइटोप्लाज्म चाहिए, यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म का मतलब होता है एक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब है, सब मम्मा का है। चाहे हम एज अ बॉय डेवलप हो, चाहे बच्चा हम एज अ बॉय बने या एज अ गर्ल बने, हम सबको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारा का सारा मम्मा का मिलता है, ना कि पापा का, क्योंकि ये सारे सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज सब एक के अंदर होते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब इधर आओ, अब जब क्लोन की बात होती है तो सुनो, क्लोन कई तरह के होते हैं। जब हम क्लोन की बात होती है तो क्लोन कई तरह के हो सकते हैं। किसी डीएनए का क्लोन हो सकता है, किसी सेल का क्लोन हो सकता है, किसी ऑर्गन का क्लोन हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का क्लोन हो सकता है। किसी डीएनए का क्लोन हो सकता है, सेल का क्लोन हो सकता है, ऑर्गन का क्लोन हो सकता है और ऑर्गेनिज्म का क्लोन हो सकता है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में सिर्फ आता है कि जैसे आप हो वैसे आप बन रहे हो, गलत फहमी में हो। सेल, डीएनए, ऑर्गेनिज्म सबके क्लोन होते हैं, ठीक है। अब जैसे डीएनए का एक क्लोन आप लोगों ने सुना होगा, एक मशीन होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो कोविड के केस में आरटीपीसीआर आप लोगों ने सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कुछ याद आ रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वही चीजें हैं, ठीक है। तो डीएनए का क्लोन जैसे रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, ये चीजें डीएनए के क्लोन में आएंगी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम यहाँ पर ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग ही पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन क्लोनिंग को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं? थेरेपेटिक क्लोनिंग। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों थेरेपेटिक क्लोनिंग, और थेरेपेटिक क्लोनिंग को ही ऑर्गन क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जब हम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट क्लोनिंग, या इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट क्लोनिंग या ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट क्लोनिंग या ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे हम वैसे कंप्लीट क्लोनिंग या ऑर्गेनिज्म नहीं, कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, सॉरी, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। अब आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि भैया थेरेपेटिक क्लोनिंग या ऑर्गन क्लोनिंग और कंप्लीट या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कैसे होते हैं। ये आपको अगले लेक्चर में आपको सारा का सारा समझा दूंगा, और अगली बार हम इसी के टेक्निकल पार्ट्स को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपको बताऊं कंप्लीट क्लोनिंग और एनिमल में तो अलाउ है, पर ह्यूमन में नहीं, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। और ऑर्गन क्लोनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जैसी आपकी किडनी वैसी आपकी किडनी, तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। कल को अगर हमें हमारी किडनी चाहिए तो हमारी किडनी बन जाएगी, एग्जैक्टली। और आपकी किडनी आपकी बनाकर आपके शरीर में लगाएंगे तो भैया हमें किसी की किडनी लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होगा। पता है, जब हम आपकी किडनी आपकी बॉडी के ऑर्गन से, आपकी बॉडी से लेते हैं, तो आपके मम्मा पापा दूसरे, मेरे दूसरे, आपका ऑर्गन मेरी बॉडी में रिजेक्ट करता है, डिफरेंट जेनेटिक नेचर। उस केस में डॉक्टर मुझे इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देके बचाता है,
उस केस में डॉक्टर मुझे इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन देके बचाता है, और कभी कभी तो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, और वहां पर हो जाती है मृत्यु, वहां पर हो जाती है मृत्यु। यह है पूरा का पूरा कंसेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगले लेक्चर में इसका टेक्निकल पार्ट बताएंगे, कैसे थेरापेटिक क्लोनिंग होता है और कैसे कंप्लीट क्लोनिंग होता है। थैंक यू।